जो सबसे बड़ी खबर इस सप्ताह की है वो ये है कि भारतवर्ष में अब तक हमने 2 करोड़ टेस्ट कर लिए हैं। इसमें आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में हमने 6,60,000 टेस्ट देश भर में किए हैं और जो रिकवर्ड केसेस हैं उनकी संख्या अब एक्टिव केसेस के दुगने से भी ज्यादा हो गई है और जो केस फर्टिलिटी रेट है इस समय देश में वो पहले लॉकडाउन के समय से यानी 25 मार्च के समय से लेकर अब तक सबसे कम बिंदु पर है 2.10। हम आगे प्रेजेंटेशन में ये आपको बताएंगे। अब जब हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 6,60,000 टेस्ट देश भर में हुए, तो 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां की जो पर मिलियन टेस्ट की संख्या है वो देश की औसत पर मिलियन टेस्ट की संख्या से ज्यादा है। वो 24 राज्य तो हम यहां आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम उनमें से जो बड़े राज्य हैं या जिनकी संख्या बड़ी है वो दिखा रहे हैं। देश के स्तर पर मिलियन टेस्ट्स का जो संख्या है वो 15,119 है, यानी द कंट्री शोज 15,119 टेस्ट्स पर मिलियन, whereas we have Goa which has 84,000 tests per million, we have Delhi 57,000 tests per million, त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट में छोटा राज्य है 40,000 टेस्ट्स पर मिलियन, जम्मू कश्मीर 38,000 टेस्ट्स पर मिलियन, तमिलनाडु 35,000 टेस्ट्स पर मिलियन एंड सो ऑन। यानी अनेक राज्यों ने और अनेक संघ शासित क्षेत्रों ने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है, आरटीपीसीआर को भी और रैपिड एंटीजन को भी, और उसकी वजह से अब वो कॉम्प्रिहेंसिव रूप से टेस्टिंग कर रहे हैं और देश के एवरेज से अधिक टेस्टिंग कर रहे हैं। अब जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं कि WHO का ये कहना है कि आपको 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर करने चाहिए, 140 टेस्ट्स पर डे पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, और इस टेस्टिंग के स्तर को बनाकर रखना चाहिए ताकि आपकी पॉजिटिविटी धीरे धीरे कम हो। पहले 10% तक का आपको लक्ष्य रखना चाहिए, इवेंचुअली 5% या उससे कम की पॉजिटिविटी का लक्ष्य रखना चाहिए। ये ब्रॉड गाइडलाइंस WHO की हैं। आप अगर इस पे दृष्टि डालें तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि 28 राज्य ऐसे हैं और यूटीज ऐसे हैं जो 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या से अधिक कर रहे हैं। अगर आप भारत का एवरेज देखें तो वो 479 है। भारत के एवरेज से अधिक टेस्ट करने वाले राज्यों में जो राज्य हैं उनकी जानकारी हमने आपको दी है, और जो देश के एवरेज से कम टेस्ट कर रहे हैं लेकिन WHO के मापदंड से अधिक टेस्ट कर रहे हैं उनकी जानकारी भी हमने आपको इस स्लाइड में दी है। अब जो मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा था उसके बारे में इस स्लाइड में हम आपको बता रहे हैं। अगर आप कुल नंबर्स देखें, पॉजिटिविटी को हम 3 पैरामीटर्स पर मॉनिटर करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में। एक तो टोटल नंबर्स के आधार पे क्या पॉजिटिविटी है वो मॉनिटर किया जाता है। हर दिन जो टेस्ट हुए देश भर में और प्रत्येक राज्य में उसमें क्या पॉजिटिविटी आ रही है उसको हम मॉनिटर करते हैं। और एक रोलिंग एवरेज सप्ताह का यानी 7 डे रोलिंग एवरेज के आधार पर क्या पॉजिटिविटी आ रही है। देश की जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी है वो 8.89% है, और जो अन्य राज्य हैं जिनकी 10% से कम पॉजिटिविटी है क्यूमुलेटिव नंबर्स के आधार पर, उसमें पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आसाम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक आदि राज्य हैं। लेकिन यहां पर मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, जैसे मैंने आपके समक्ष रखा, कि हम दैनिक टेस्ट्स पर क्या पॉजिटिविटी आ रही है इसको भी मॉनिटर करते हैं और वीकली क्या पॉजिटिविटी आ रही है उसको भी मॉनिटर करते हैं। तो अगर आप भारत का पिछले सप्ताह का वीकली पॉजिटिविटी देखें जो हम मॉनिटर करते हैं
तो वो 11% है। तो यानी क्यूमुलेटिव जो पॉजिटिविटी है वो 8.89 है, लेकिन पिछले वीक की जो पॉजिटिविटी थी देश के स्तर पर वो 11% थी। इसका अर्थ ये है कि अभी भी देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी बढ़ रही है और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तुति है हमारे इस प्रेजेंटेशन की, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय देश में कोविड-19 के जो एक्टिव केसेस हैं वो केवल 5,86,298 हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 5,86,298 लोग वो हैं जो या तो अस्पतालों में हैं या सेल्फ आइसोलेशन में अंडर मेडिकल मॉनिटरिंग है। यानी दिस इज द एक्चुअल केस लोड ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री टुडे। और उतना ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 12 लाख से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं, भले चंगे हो चुके हैं, स्वस्थ हो गए, कुशल मंगल होकर अपने घरों में चले गए और अपना दैनिक जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इन दोनों नंबर्स को मिला देते हैं और ये कहते हैं कि अरे देश का तो कोविड-19 का केस लोड इतना ज्यादा है। वो तथ्य नहीं है। जो एक्टिव केसेस हैं वो केवल 5,86,000। अब मैं केस फर्टिलिटी रेट की बात करना चाहूंगा। ये पहली बार हुआ है कि पहले लॉकडाउन के बाद यानी 25 मार्च के बाद से देश का जो केस फर्टिलिटी रेट है वो अपने लोएस्ट, सबसे न्यूनतम स्तर पर है, 2.10। अगर आप देखें जून के दूसरे सप्ताह में केस फर्टिलिटी रेट 3.36 था, फिर जुलाई के दूसरे सप्ताह में वो घटकर 2.69 हो गया और आज जब हम आपसे अभी विमर्श कर रहे हैं तो वो 2.10% है। सो द केस फर्टिलिटी रेट has seen a progressive decline from 3.36 in the second week of June to 2.10 today. And this decline is continuing, which is a good sign. This is another facet that at times we do not fully appreciate. We are sharing with you the mortality analysis gender-wise and age-wise. Again, these are cumulative figures. If you see the mortality analysis, that is the deaths caused by COVID-19, you will find that 68% of these deaths have been reported among male patients and 32% deaths are female patients. This is broadly in line with the global scenario also, although the percentages may differ. If you look at the age-wise mortality analysis, अगर आप आयु के आधार पर मृत्यु के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि 50% जो मृत्यु हुई वो 60 वर्ष और उससे अधिक वर्ष के लोगों में हुई और 37% मृत्यु 45 की आयु से लेकर 60 की आयु के लोगों की हुई। इसका अर्थ यह है कि जहां एक ओर हमें अपने सीनियर सिटीजन्स की जीवन को बचाना है, उनकी सुरक्षा करनी है, वो घर से कम बाहर निकलें, वो तभी निकलें जबकि बहुत आवश्यक हो। ये भी महत्वपूर्ण है कि 45 से 60 वर्ष की जो आबादी है वो भी वल्नरेबल हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो 37% मृत्यु 45 to 60 एज के लोगों की हुई हैं, तो इसलिए उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। इसलिए हम समय समय पर आपको ये कहते हैं कि हमें मास्क पहन के रखना चाहिए, हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए, हमें हैंड हाइजीन और पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। तो इन सब बातों का पालन बहुत जरूरी है। तो इस स्लाइड के साथ हमारा जो ये वाला प्रेजेंटेशन है ये तो समाप्त हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं द सागा ऑफ हाउ इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री and Indian innovators combined with the union government to create a new industry of homegrown basic ICU ventilators, and now
the union government has permitted their exports. So starting from a scenario where our domestic capacity of ventilators was insignificant. You see, there were a few companies domestically, even in January and February. But we will, in course of this presentation, show you that their production capacities and the demand and the market was extremely limited. But what happened in the last 4 months is a story which is worth appreciating, worth applauding. You see, in 2019, the Indian ventilator market was estimated to be roughly 8,500 units, and the value was roughly 444 crores. This is the annual value in terms of volume and in terms of value. And 75% of the market share of ventilators in India was with the imported equipments, big names like Hamilton, Draeger, Zoll, so on and so forth, all of them coming from foreign countries. So then what happened in March 2020? Because of the COVID-19 pandemic, the ventilator demand increased exponentially overnight across the world. Everyone was demanding ventilators, and there were export restrictions in many of the ventilator producing countries. So therefore, countries like India could not easily import ventilators from outside. And imported ventilators came, if you convert their cost into Indian national rupees, they were anywhere from 10 lakhs to 20 lakhs. That's the range. And domestic capacity, as I told you, was limited, and domestic manufacturers, even those who were manufacturing within the country, they were importing various parts from outside, like sensors, ऑक्सीजन सेंसर, एयर फ्लो सेंसर, प्रेशर सेंसर, ये सब विदेशों से आयात होते थे. स्टेपर मोटर ड्राइव, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, कंट्रोल वाल्व्स, टर्बाइंस. तो अगर इनमें से कोई भी पुर्जा अगर आप इंपोर्ट नहीं कर पाते तो आप वेंटिलेटर नहीं बना पाते. हिंदुस्तान में, देश में ये स्थिति मार्च में थी. उस वक्त जब देश में महामारी का प्रारंभ हो गया था तो ये देखा गया कि देश में वेंटिलेटर्स की आवश्यकता क्या है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स के साथ विमर्श किया कि नंबर ऑफ लाइकली पेशेंट्स हु वुड रिक्वायर वेंटिलेटरी सपोर्ट वो क्या हो सकता है, और एक कोविड पेशेंट का एवरेज स्टे ऑन अ वेंटिलेटर क्या हो सकता है. और इन पैरामीटर्स के आधार पर एक प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट रफली 60,000 वेंटिलेटर्स की वर्कआउट की गई स्वास्थ्य मंत्रालय में. लेकिन ये भी माना गया कि ओवरऑल सिचुएशन में लगातार परिवर्तन हो रहे थे, डायनेमिक स्थिति थी, इट वाज इवॉल्विंग, सो द नंबर्स कुड हैव अंडरगॉन चेंजेस. ऑल्दो नाउ टुडे वी फाइंड आवरसेल्फ इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एज फार एज पेशेंट्स रिक्वायरिंग वेंटिलेटरी सपोर्ट आर कंसर्न. एक और जो चुनौती भरा आयाम था वो ये था कि भारत में वेंटिलेटर्स के कोई डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स नहीं थे, और जो वेंटिलेटर बन भी रहे थे वो रेगुलेटेड मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आते थे. न तो बीआईएस के तहत, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स बीआईएस द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और न ही सीडीएससीओ जो देश का रेगुलेटर है ड्रग और डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में, इन दोनों ने वेंटिलेटर्स के कोई स्टैंडर्ड तब तक नहीं बनाए थे. और क्योंकि डोमेस्टिक वेंटिलेटर्स का मैन्युफैक्चर लिमिटेड था, स्टैंडर्ड्स नहीं थे, बहुत बड़ी डिपेंडेंस आयातित वेंटिलेटर्स पर थी, इसलिए जो मेडिकल फ्रेटर्निटी थी दे वर फार मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद दीज हाई एंड वेंटिलेटर्स. तो इसमें इन परिस्थितियों में स्वास्थ्य मंत्रालय में एक कमेटी बनाई गई टेक्निकल एक्सपर्ट्स की, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की अध्यक्षता में. उसने अनेकों बार अपनी बैठकें की, उसने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से विचार विमर्श किया, और इस सब विमर्श के बाद उन्होंने मिनिमम एसेंशियल स्पेसिफिकेशन बनाए. यानी उन्होंने कहा कि कोविड-19 के आईसीयू में अगर आपको एक बेसिक वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना है तो उसकी तकनीकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए. तो ये तब बनाया गया पहली बार. उसके आधार पर ऑर्डर्स प्लेस करने की प्रक्रिया
स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रारंभ की। जो भी वेंटिलेटर देश में देश के इनोवेटर्स और उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स बना रहे थे, वो उनको फिजिकली स्वास्थ्य मंत्रालय में लाए उन सैंपल्स को। उन्होंने उस एक्सपर्ट कमेटी जिसकी अध्यक्षता डीजीएचएस कर रहे थे उनको दिखाया। उसके बाद जब इस एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि हाँ इसमें ये सब बेसिक फीचर्स हैं, तो उन सब वेंटिलेटर्स को क्लिनिकली पहले मैकेनिकल लंग पर और उसके बाद पेशेंट्स पर ट्राई आउट किया गया आईसीयू सेटिंग्स में। और जब क्लिनिकल वैलिडेशन हो गया तब उनका अप्रूवल किया गया फॉर सप्लाई। तो इस तरह से ये मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स की कहानी प्रारंभ हुई। और ये जो वेंटिलेटर्स हैं, जो बेसिक आईसीयू वेंटिलेटर्स हैं कोविड-19 के आईसीयूज के लिए, इनकी जो प्राइस रेंज है वो 1,50,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए की है। तो कहाँ एक और हम लोग डिपेंडेंट थे 10 लाख से 20 लाख की रेंज वाले वेंटिलेटर्स पर, और कहाँ दूसरी ओर 4 महीने के भीतर देश के उद्यमियों ने, देश के इनोवेटर्स ने न केवल जो स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट होते थे वो देश में मैन्युफैक्चर करने शुरू किए, बल्कि वेंटिलेटर्स भी बनाने शुरू किए। इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका एम्पावर्ड ग्रुप 3 करके एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी सेक्रेटरीज की, जिसमें सेक्रेटरी फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी डीपीआईआईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शामिल थे। तो इन 3 सेक्रेटरीज ने, इन 3 महानुभावों ने प्राइवेट सेक्टर के साथ, इंडस्ट्री के साथ, ऐसे लोगों, उद्योगों के साथ जिनके पास प्री स्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग लाइंस उपलब्ध थीं, उनसे बातें की और कैसे उसको रीपर्पज किया जाए टू सूट द नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक वेंटिलेटर्स, वो बात की।